हाय। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की, बहुत ही बेसिक सी चीज़ डिस्कस की कि एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमको पढ़ना है क्या क्या चीज़ें हैं, पोटेंशियल, करंट, चार्जेस, इन सब के बारे में हमको बात करनी है। एंड बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअल में करंट फ्लो क्यों हो रहा है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी। साथ में हमने फर्स्ट लेक्चर में ही करंट की डेफिनेशन देखी एंड ऑल्सो हमने फर्स्ट लेक्चर में ओम्स लॉ की बात की, राइट। जहां पे मैंने आपको बोला कि पोटेंशियल और करंट जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उस केस में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है दैट इज रेजिस्टेंस। अब अगर वहां पे हमने सिर्फ ओम्स लॉ डिस्कस किया है, अब उस ओम्स लॉ में जो आने वाला रेजिस्टेंस है उसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना है, राइट है। सो बेसिकली रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसा उस वर्ड को ही सुन के आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ऑपोजिशन है। तो अगर किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट का फ्लो हो रहा है, कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर से अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो उस करंट फ्लो को जो एक ऑपोजिशन मिलेगा बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर के अंदर बाकी भी चीजें हैं ना, एटम्स है जो, क्योंकि करंट फ्लो किस वजह से रहा है, करंट फ्लो इज बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हाउएवर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कंडक्टर के अंदर से, तो जो बाकी एटम्स है या जो नॉन कंडक्टिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से उनको एक ऑपोजिशन मिलेगा एंड वो ऑपोजिशन को ही हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रेजिस्टेंस। नाउ अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूँ, अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो वापस से मैं इसको एक एनालॉजी के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। फिजिक्स में आई फील कि काफी सारी चीजों में बहुत सारी एनालॉजीज आती है और अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है या एक कोई बेसिक एग्जाम्पल लेके आप समझते हो तो उसी का एनालॉजिकल वाला जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत जल्दी ग्रास्प हो जाता है। इसीलिए आई कीप गिविंग एग्जाम्पल्स एंड एनालॉजीज सो दैट आपको चीजें समझ में आए, राइट। तो अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक कॉरिडोर है जो क्राउडेड सा कॉरिडोर है जिसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। जब आप उस कॉरिडोर में से पास होना चाहते हो, आप उसके एक एंड से दूसरे एंड पे जाना चाहते हो, सिंस उस कॉरिडोर में बहुत सारी क्राउडिंग है, आपको उस भीड़ में से अपने लिए स्पेस बनाते हुए आगे निकलना पड़ेगा, राइट। तो आपको उस कॉरिडोर में से पास होने के लिए जितना रेजिस्टेंस मिलेगा, जो ऑपोजिशन मिलेगा, क्या वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द लेंथ ऑफ द कॉरिडोर? ऑफ कोर्स, है ना। मतलब अगर 100 मीटर का ही कॉरिडोर है तो आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, वहीं अगर वो 500 मीटर का हो गया तो आपको बहुत ज्यादा देर तक ऑपोजिशन मिलते रहेगा। मतलब आपको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कॉरिडोर। अब इसी चीज को दूसरे सेंस में समझते हैं। वापस से क्राउडेड कॉरिडोर है, लेकिन हमारे पास दो क्राउडेड कॉरिडोर्स है ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, लेकिन दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दोनों की जो विड्थ है उनमें वेरिएशन है, ठीक है। सेम क्राउडिंग दोनों में है, तो जब उसका आपने विड्थ बढ़ा दिया कॉरिडोर का, अब आपको उसमें से पास होना इजी रहेगा, सही। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे ही बढ़ा तो क्राउडिंग की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी और आपको उसमें से पास होना इजी हो जाएगा, तो आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कम हो जाएगा। सो बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाने से आपको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कम हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाने से आपको जो ऑपोजिशन मिल रहा है वो बढ़ गया। इसलिए रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रिलेशन कैसा आएगा, इनवर्स रिलेशन आएगा, सही है। नाउ इसी चीज को अब आप सेम चीज उठा के करंट इलेक्ट्रिसिटी में ले आओ। जो कॉरिडोर था, जिस कॉरिडोर की मैं बात कर रहा था, दैट वाज एक्चुअली द कंडक्टर। जो कॉरिडोर था दैट वाज एक्चुअली द कंडक्टर। जो उसके अंदर की क्राउडिंग थी दैट वाज बेसिकली द एटम्स एंड द नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे। आप जो कॉरिडोर को क्रॉस कर रहे थे, आप थे चार्ज, राइट है, आप थे चार्ज। सो बेसिकली रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर and this resistance is inversely proportional to the area of cross section of that conductor. Okay. Now, if I combine these two equations, I'll get R is proportional to L by A. R is proportional to L by A.
यहाँ पे अब जब मैं इसको चेंज करके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाऊंगा, ये हो जाएगा रो। मैं यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा रहा हूँ विच इज रो, एंड आई राइट हियर वेयर रो इज व्हाट, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज रेजिस्टिविटी। नाउ ये R जो था दिस वाज द रेजिस्टेंस, सो आई गॉट दिस इक्वेशन फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो अगर मुझे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे ये इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर मुझे पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे पता है, तो मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ प्रोवाइडेड आई नो द रेजिस्टिविटी, प्रोवाइडेड आई नो द रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या चीज है एग्जैक्टली, मतलब उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, सो रेजिस्टिविटी इज बेसिकली अ मटेरियल प्रॉपर्टी, इट इज बेसिकली अ मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसका मतलब ये है जैसे कोई मटेरियल है मेरे पास, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसका एक मेजर है रेजिस्टिविटी, राइट। तो रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक मटेरियल, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी की आप बात कर रहे हो, और दूसरा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर किस चीज का, जिस टेम्परेचर पे आप वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ हमने ये चीज, अगर इन जनरल आपको याद हो या आगे के चैप्टर्स में सेमीकंडक्टर्स में हम ये देखेंगे कि कुछ जो मटेरियल होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, राइट। एट सर्टेन टेम्परेचर दे एक्ट एज अ कंडक्टर, एट सर्टेन टेम्परेचर दे एक्ट एज इंसुलेटर। इसका मतलब मटेरियल्स की जो कंडक्टिविटी है या जो उनकी रेजिस्टिविटी है, ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, राइट। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है रेजिस्टिविटी। इफ आई कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी फ्रॉम हियर, आई विल गेट रो इक्वल टू आई बाय एल। ठीक है, तो ये जो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हुआ, अगर आपको रेजिस्टेंस पता है किसी कंडक्टर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है और लेंथ पता है, सो बेसिकली आप ये रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हो। हाउएवर रेजिस्टिविटी इन जनरल, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है इस पे, टेम्परेचर पे, मटेरियल पे। तो ये बेसिकली इसकी फिक्स्ड वैल्यूज होती है कि एट सर्टेन टेम्परेचर कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, आयरन की क्या होगी। तो वो एक बेसिकली एक बहुत बड़ा सा चार्ट होता है, जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट वैल्यूज है। तो अगर आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, तो आपको इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी, राइट। तो आपको वो रेजिस्टिविटी की वैल्यू यूज करके, लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूज करके आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा उस पर्टिकुलर कंडक्टर, राइट। तो इतनी चीजें नोट डाउन कर लीजिए एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो नाउ जो अभी हमने फॉर्मूला देखा, हमने दो फॉर्मूले देखे, एक रेजिस्टेंस होता है दैट इज रो एल बाय ए, दिस इज वन फॉर्मूला जो हमने अभी भी देखा, और इसी के ऊपर से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता है रो विच इज आर अपॉन एल। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हमने देखे। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस फॉर्मूलाज इन द फॉर्मूला वी नो फॉर द ओम्स लॉ एंड डिराइव सम अदर फॉर्मूलाज। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V इक्वल टू IR होता है। कैन आई राइट V एज दिस इज I, R की जगह में ये वाला अगर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूं, ये क्या हो जाएगा, रो एल पे ए। तो ये फॉर्मूला मुझे मिला रो आई एल अपॉन ए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। नाउ I by A is defined as a new quantity which can be written as J। ये जो स्मॉल j होता है, I will write here where this small j is equal to, small j is equal to I by A, and this term is known as current density। तो ये जो स्मॉल j है इसको हम क्या बोलते हैं,
करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो करंट डेंसिटी के टर्म्स में ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, विच इज रो एल जे इक्वल टू वी। ठीक है, नाउ एक फॉर्मूला जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, इफ यू रिमेंबर, एक फॉर्मूला होता है कि V इक्वल टू ई एल। ये फॉर्मूला याद है? ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं V इक्वल टू ई एल। इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है ये फॉर्मूला, राइट? तो पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है E इक्वल वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड L इज द लेंथ ऑफ द लाइन। ये फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, सो आई गेट EL is equals to rho LJ। L से L हो जाएगा कैंसिल एंड आई गेट E is equals to rho into J। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो द न्यू फॉर्मूला। अच्छा, इसको एक तरीके से एक और चीज यहाँ पे समझ लो, I by A को मैंने J बोला, विच इज द करंट डेंसिटी। करंट का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन होता है, सो I इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, I is taken as a vector quantity। सिमिलरली अगर मैं A की बात करूं तो A is the area and it is also area vector basically, है ना? एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर ये होता है, कोई भी अगर मेरे पास एक एरिया है, इसका जो परपेंडिकुलर एक बनता है, इसको अपन बोलते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली मेरा I भी वेक्टर और A भी वेक्टर, तो मेरा J भी क्या हो जाएगा? मेरा J भी वेक्टर हो जाएगा। So therefore basically I can write J vector is equals to I vector upon A vector। तो उसके हिसाब से यहाँ पे J भी एक वेक्टर होगा और E भी एक वेक्टर होगा। तो रो जो है ये तो रेजिस्टिविटी इसकी एक वैल्यू होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है, बट J एंड E बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी टाइम्स ऑफ करंट डेंसिटी। इसी को रीअरेंज अगर आप करोगे तो यू विल गेट J वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 upon rho into E वेक्टर। सही, और ये जो 1 upon rho है, इफ यू रिमेंबर मैंने जब ओम्स लॉ बताया था, मैंने आपको बोला था 1 upon रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। उसी तरीके से 1 upon रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला बनता है which is current density is equals to conductivity times of electric field। यहाँ पे लिख देता हूँ where sigma क्या है? It is 1 upon rho and it is known as conductivity। So this is these are basically some other formulas। ये दो फॉर्मूले के ऊपर से हमने ये और नए 3 फॉर्मूलेज निकाले। ठीक है, और ये फॉर्मूलेज भी इन जनरल कहीं ना कहीं यूज में आते रहेंगे। तो न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये सारे फॉर्मूले या तो याद होने चाहिए, याद नहीं भी रहोगे तो चलेगा। जैसे बेसिक फॉर्मूलेज अगर आपको याद है और अगर आपको हर टर्म का मतलब पता है कि करंट डेंसिटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, तो आप ये सारी चीजें टाइम पे 1-2 मिनट के अंदर रफ वर्क में सॉल्व करके एलिब्रेट कर सकते हो। राइट है, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।